ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। एसके झा सर का रेलवे का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 जो है, इसका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 14 करने वाले हैं। हमने अभी तक प्रैक्टिस सेट 13 कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस एसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उस नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, और थोड़ा सा वीडियो को आप लोग लाइक वाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलेगा अगर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही मैं बैक टू बैक वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो देखिए, ये जो राज्य था अहमदनगर राज्य से संबंधित था। कौन नगर? अहमदनगर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, ये अहमदनगर राज्य से क्या था? संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय को अजीजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शाह आलम या आलम शाह द्वितीय आलमगीर द्वितीय के क्या थे? ये उत्तराधिकारी के रूप में 1759 ईस्वी में गद्दी पे बैठे थे और अकबर द्वितीय को ही अकबर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला मूलतः इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन गंदा हो गया है, मैं इसको पूछ दें। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है भाषाओं के साथ है। किसके साथ है? भाषा के साथ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, संघ सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो देखिए, मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में अगर शिक्षा का अधिकार की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में क्या है? उल्लेखित किया गया है। ठीक है, चलिए, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सूर्य के केंद्र का तापमान अनुमानित है कि 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पृथ्वी सूर्य से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी हम जानते हैं कि धरातल पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा?
अगर स्थिति में 15 डिग्री है अंतर, तो समय में जो अंतर होगा वो 1 घंटे का होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब सूर्य जब किसी विशेष देशांतर रेखा के ठीक ऊपर पहुंचता है तो उस स्थान पर 12 बजे होते हैं। क्या होता है, 12 बजा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है, स्लेट, स्फटिक, संगमरमर या ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो ऑप्शन सी डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संगमरमर को कायांतरित सेल है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, स्फटिकीय रूप होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका, वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब दो समान दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है, और ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न पदार्थ से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति कौन सा नहीं है, मैट्रिक्स पद्धति जो नहीं है ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बाकी व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, आय पद्धति, ये राष्ट्रीय आय आकलन की ये है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित था। क्या, दुग्ध यानी कि दूध उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, डेसिबल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछा, रेलवे का एसएससी वगैरह में भी पूछा गया है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का होता है। वाट किसका होता है, तो शक्ति का होता है। वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का होता है। ठीक है, तो ये चारों जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये इसको आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा, उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन 0 होगा। देखिए, जब कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना बल के दिशा में विस्थापन। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सॉलिड चीज़, पूरा मेहनत कर रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं आप, ये एक सॉलिड कोई भी चीज़ है, मान लीजिए पत्थर ही है, अगर ये 1 इंच भी इधर नहीं घसका, आप इस पर कितना भी मेहनत कर लीजिए, अगर इसमें विस्थापन नहीं हुआ तो आपका किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो शून्य होगा तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। विस्थापन होना चाहिए, अगर कार्य कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उसमें आपका विस्थापन जरूरी है। विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। इसमें भी जब विस्थापन नहीं होगा तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। अब मान लीजिए बल कितना लगा है, 10 किलोग्राम का वस्तु है, तो W बराबर यानी कार्य बराबर बल गुना बल की, यानी कि बल इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो बल कितना लगा रहा है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर, अगर बल के दिशा में विस्थापन अगर 0 होता है तो 10 गुना 0 यानी कि 0 हो जाएगा, 0 जूल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हमने क्या कहा है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें अगर विस्थापन होना चाहिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होता है तो आपका कार्य शून्य माना। आप चाहे 100 किलो का सामान को आप मूड़ी पर उठा के एक ही जगह खड़ा रहेंगे
तो आपका कार्य क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। बहुत इस तरह का प्रश्न, अब देखिए यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप नहीं जानिएगा तो 10 गुना 10 कर दीजिएगा तो 100 जूल आपका आंसर आ जाएगा। बात को समझ गए ना। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को समझिएगा। W बराबर क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। और यहाँ से W हमारा क्या आ जाएगा, 40 किलो द्रव्यमान वाली, G आपका 10, H कितना है 5 मीटर। तो W यहाँ से क्या आ जाएगा, 400, यानी कि ये आ गया आपका 2000 जूल। क्या आ गया, 2000 जूल। अब हमसे पूछा है शक्ति, तो पावर बराबर होता है वर्क बट्टा समय। क्या होता है, वर्क बट्टा समय। तो वर्क कितना किया गया काम है, तो 2000, तो 2000 बट्टा समय कितना दिया है, 4 सेकंड बट्टा 4 सेकंड, यानी कि आपका पावर कितना आ जाएगा, 500 वाट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये होता है ½ mv²। अब देखिए 15 किलो द्रव्यमान दिया है, यानी कि m कितना दिया है, m आपको 15 किलो दिया है और v आपको 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो 8 का स्क्वायर को हम 8 गुना 8 लिख देते हैं, तो 2 चौके 8, 15 चौके 60, 8 छक 48, यानी कितना हो जाएगा, 480 जूल। 480 जूल तो ऑप्शन ए और बी दोनों में दिया है। तो चलिए ए और सी दोनों में दिया है, तो 480 जूल ही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी कहिए, ऑप्शन ए या सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो कभी भी प्रतिबल का मतलब क्या होता है, बल, ये इसे कह सकते हैं फोर्स बट्टा अनुप्रस्थ क्षेत्र, फोर्स बट्टा एरिया, ठीक है। प्रभाव किस पर निर्भर करता है, तो इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। कभी भी किसी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्य करत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। नेक्स्ट, पानी का घनत्व क्या होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। धन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर करता है। तो देखिए धन वस्तु में ऊर्जा की दर को घर्षण पर निर्भर नहीं करता है, तो घर्षण पे निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। यानी कि तरंग की आवृत्ति पूछ रहे। देखिए आवर्तकाल यानी कि हमको टी कितना दिया हुआ है, 0.04। आवर्ती क्या होता है, एन, हमको एन निकालना है। एन बराबर क्या होता है, 1/t, यानी कि 1/, आवर्तकाल। तो 1/, आवर्तकाल यानी कि 1/0.04, यानी कि ये आ जाएगा 25 हर्ट्ज। क्या आ जाएगा, 25 हर्ट्ज। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है, यानी नहीं करती है। तो देखिए किसी भी तरंग का गुण उसके कुछ विशिष्ट मानकों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम। तो ये क्या होता है, ऊंचाई का वर्णन नहीं करता है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है। वाहन में, रिव्यू मिरर में, शीशे की खिड़कियां में, मेकअप दर्पण में, या कैलिडोस्कोप में, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो किया जाता है वाहन के रियर व्यू मिरर में किया जाता है।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सड़क पर जो लैंप लगा रहता है उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का प्रयोग जैसे चिकित्सा कान वन चेक, नाक, गला आदि के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहन में भी वाहनों के हेडलाइट्स में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बैटरी जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे आजकल हम लोग इन्वर्टर यूज़ करते हैं, तो इन्वर्टर क्या होता है, बैटरी से कनेक्टेड होता है। जब लाइट चला जाता है तो वो बैटरी आपको रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, ट्रांसफर यानी कि परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कि 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होता है। अब देखिए भी यहाँ पे क्या दिया है, 14 वोल्ट, क्यू कितना दिया है, 5 कूलाम, ठीक है। हम जानते हैं कि V बराबर W बराबर वी क्यू होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W बट्टा क्यू। अब W का मान कितना दिया है, V का मान दिया है 14 वोल्ट और W बट्टा 5, तो W बराबर हम कह सकते हैं 14 गुना 5 यानी कि 70 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। W बराबर हम डायरेक्ट क्यू भी लिख सकते हैं, W बराबर क्यू भी होता है, तो डायरेक्ट क्यू भी यानी कि 14 5 70 जूल, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए रेजिस्टेंस कितना दिया है, आर कितना दिया है 1200 वोल्ट और वी कितना दिया है 220 वोल्ट। वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बट्टा आर। वी कितना दिया है 1200 बट्टा 220। अब 1200 बट्टा 220, पहले एक जीरो से एक जीरो काटिए, 2 से काट दीजिए ये 11 बार में, 2 से कट जाएगा 60 बार में, तो ये कितना बार में जाएगा आपका, ओ सॉरी उल्टा हो गया, मामला उल्टा हो गया है। देखिए यहाँ पे आर 1200, भी इतना, तो भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। जब भी बराबर आई आर होता है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा भी बट्टा आर। भी का वैल्यू दिया है 220 और आर का वैल्यू दिया है 1200। एक जीरो से एक जीरो काटिए, 2 से कट जाएगा 11, 2 से कट जाएगा 60, यानी 11 बट्टा 60, यानी कि ये आपका आ जाएगा 0.18 के एम्पियर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था। तो डाल्टन का जो सिद्धांत था, परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अणु शब्द के परिचय डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। तो अणु शब्द से परिचय विल्हेम ओस्टवाल्ड द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। तो विल्हेम ओस्टवाल्ड यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्म कण होता है जो समान दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो CO2 के 88 ग्राम में, सी माने 12 प्लस 2 गुना 16, 32, 12 32 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32 यानी कि 44। तो CO2 के 88 ग्राम में यानी कि 44 ग्राम, ये 44 ग्राम क्या हो गया, CO2 का कुल भार हो गया, अनुभार हो गया, ठीक है। CO2 का कुल भार कितना दिया 88 ग्राम, तो ये मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44 बराबर 88 दिया है, तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
या आप निकाल सकते हैं मोलों की संख्या बट्टा पदार्थ का ग्राम में भार बट्टा अनुभार। तो पदार्थ का भार 88 ग्राम दिया है, अनुभार कितना है 44, तो 88 बट्टा 44 यानी कि 2 आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए बिलियन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या हो जाएगा। अब देखिए बिलियन कितना दिया है, विलायक पानी का द्रव्यमान 150 ग्राम दिया है, चीनी का द्रव्यमान यानी कि विलेय 50 ग्राम। बात को समझिएगा, 150 ग्राम विलायक है, अब विलेय कितना है 50 ग्राम चीनी है, तो बिलियन का अगर कुल हम मात्रा देख लें, कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 200। अब हमसे सांद्रण पूछ रहा है, तो सांद्रता क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान यानी कि 50 ग्राम चीनी विलेय होता है, 50 बट्टा 200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 25, यानी कि 25% हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। एक के तत्व को क्या कहा जाता है, क्षार धातुएं कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है, तो सबसे बड़ा परमाणु लिथियम का होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। लिथियम क्या होता है, एक रासायनिक तत्व भी होता है। चलिए नेक्स्ट, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैचलिंग। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो कोडलिंग है, कोडलिंग कीट के बच्चे को कहा जाता है, यानी कीट का जो छोटा बच्चा होता है लोग, उसे कोडलिंग कहा जाता है। और ये जो गोसलिंग है, हंस के बच्चा को गोसलिंग कहा जाता है। और फिंगरलिंग किसको कहा जाता है, मछली के बच्चा को फिंगरलिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। तो देखिए जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा ना, तो दांत क्या हो जाएंगे, सड़ने लगेंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जब भोजन के अवशेष मुंह में बने रहते हैं तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दांतों का सड़न क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में उपस्थिति के छल्ले मौजूद होते हैं, उपस्थिति के। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। उपस्थिति जो है मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाले लचीला संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती हैं। तो जो नलिकाएं हृदय से निकलकर यानी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंग भागों में वितरित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, धमनी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उन्नी कृष्णन नंबूथिरी का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये आपका अभिनेता थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मलयालम अभिनेता थे। कोविड-19 के संक्रमण के दौरान ये अभिनेता का क्या हो गया, मौत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे, तो किस राज्य में करेंगे, तो ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश किस फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये कीवी फल के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2023 का वर्ल्ड कप आईसीसी पुरुष कहाँ होगा, तो वर्ल्ड कप जो होगा ये आपका भारत में होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 9 फरवरी 2023 से लेके 26 मार्च 2023 तक खेला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
2022 में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होगा? तो ये कतर में होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित किया गया है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका ट्रेन की टिकट बुकिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोविड-19 से मरने वाली पहली शाही व्यक्ति हैं राजकुमारी मारिया टेरेसा, वह कहाँ से थी? तो वो आपका स्पेन से थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। 66 साल की उम्र में पेरिस में राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन हो गया था। कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वाली शाही खानदान की पहली सदस्य थी। चलिए अगला क्वेश्चन, रोहिणी आयोग किससे संबंधित है? तो रोहिणी आयोग जो है ये आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्यवाही का विस्तार इस आयोग को यह जिम्मेदारी दी है कि केंद्र सरकार ओबीसी को मिले 27% कोटे को इस तरह अलग अलग श्रेणियों के बीच में बांटे। ठीक है, तो रोहिणी आयोग इसी से रिलेटेड है। ऑप्शन इसके नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।